हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर में हमने 1.1 कंप्लीट कर ली है और 1.1 में हमने क्या सीखा था, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय सीखी थी। और आज हम 1.2 में अभाज्य गुणनखंड की मदद से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो आपके पास पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपके पास है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। मुझे लगता है आप सभी को अभाज्य गुणनखंड तो निकालने आते हैं। तो इसका पहला पार्ट क्या है आपके पास? 140। और इसके क्या ज्ञात करने हैं आपको? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दिया। कितना है आपके पास? 70 आ गया। आगे और 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दिया तो कितना आएगा आपके पास? 35। अब किसका भाग जा रहा है आपके पास? 5 का, तो 5 का भाग दे दो। 7 बार गया भाई। आगे 7 का भाग जा रहा है 1 शेषफल। ठीक है, तो हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये आ गए हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हो। तो अब क्या करेंगे? अगला पाठ करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है? 156। और 156 के क्या ज्ञात करने हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दो। तो कितनी बार गया भाई? 78 बार गया। आगे और 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 39 बार। आगे किसका भाग जा रहा है? 2 का नहीं जा रहा, 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 9 और 3 कितना? 12। और 12 में 3 का भाग जाता है। अब 13 में केवल 13 का भाग जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई? अभाज्य संख्याएं आ गई। और ये क्या होंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए आपके पास? अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस प्रकार आप इस भाग देकर आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। आपको छोटी से छोटी संख्या से भाग देना शुरू करना है। तो अगला पार्ट आप खुद करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के एलसीएम अथवा एचसीएफ ज्ञात करो और इस सूत्र की जांच करो कि 2 संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और एचसीएफ कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे पास क्या जाएगा भाई? 2 और 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या गए? 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके पास? आपके पास आ गए 2 गुणा 13 है। अब क्या करना है? 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड किए तो किसका भाग जा रहा है आपके पास? 13 का भाग जा रहा है। 13 7 91 और वापस 7 का भाग जा रहा है। 7 एकम 7। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या गए? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ गए 7 गुणा 13। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो आपके पास कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? 13 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? एचसीएफ हो गया आपके पास 13 है। और एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आपके पास क्या? एलसीएम में क्या लेते हैं? उच्च घातों को लेते हैं। तो 2 की घात 1, आगे 7 और 13 की घात कितनी भाई? 2। 13 और 13 तो उच्च घातों को लिया जाता है, सॉरी निम्न घातों को लिया जाता है। तो 13 की पावर 1। और इसमें एचसीएफ में क्या लेते हैं? कॉमन चीज़ें लेते हैं। तो मैंने 2 गुणा 13 और 13 एक बार आ गया तो 7 से गुणा कर दिया। आगे एचसीएफ कितना आया? 13 और इनको गुणा किया तो हमारे पास कितने आ गए? 26 गुणा 7।
182 आ गए। कितनी है? 182। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 182 आ गया। और एचसीएफ क्या आ गया? 13 आ गया। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दो संख्याओं का गुणा, यानी 26 और 91 का गुणा। 26 गुणा 91 किसके बराबर होगा? हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो एलसीएम कितना? 13 है और एचसीएफ कितना? 182। यानी संख्याओं का गुणा किसके बराबर होगा? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो गुणा करो, 26 को 91 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई? तो हमारे पास आ गया 2366। और 13 को 182 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास यही मान आएगा 2366। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या आपके पास? 510 और 92। तो क्या ज्ञात करेंगे भाई? पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दे दिया। कितना बचा आपके पास? 255 बच गया। और आगे 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग दे दो। 5 25 और 5 एकम 5, कितना आया? 91। अब किसका भाग जा रहा है आपके पास? 3 का। तो 3 का भाग दो भाई। 3 एकम 3 और शेष बल कितने? 3 7 21। आगे 17 का भाग जा रहा है तो 17 का भाग दे दिया। तो हमारे पास 510 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए क्या है भाई? 2 5 3 17। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। आगे मैं बात करूं तो दूसरी संख्या क्या आपके पास? 52। और 52 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो तो क्या आएंगे? 2 और 2 का भाग दिया तो कितना है आपके पास? आपके पास आ गया 26। वापिस 2 का भाग जा रहा है 13 और 13 1। तो हमारे पास 52 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई? अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 13 है। अब कॉमन क्या रहा है? वो क्या होगा आपका? एचसीएफ। वो क्या होगा आपका? एचसीएफ होगा। तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें भी और 2 इसमें भी। आगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो 2 आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। और एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम आपका क्या होगा? एलसीएम आपका 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। और ये 2 और ये 13 आ रहे हैं। ये 2 तो कॉमन आ गया भाई। आगे 2 गुणा 13 और इन सब को गुणा किया तो हमारे पास 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। 30 गुणा 13 दूनी 26 गुणा 17 और सबको गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया भाई? 26 को 3 से गुणा किया तो 780। और 780 को किससे गुणा करना है? हमें 17 से गुणा करना है। तो 780 को 17 से गुणा करो तो हमारे पास क्या आएंगे? हमारे पास आ गए 49 और 5 कितने हो गए? 54। और हमारे पास आ गया 06, यानी ये कितना है? 13,260। यानी एलसीएम क्या है हमारे पास? 13,260 आ गया। और एचसीएफ कितना है भाई? एचसीएफ आ गया 2। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमारे पास था कि संख्याओं का गुणा, संख्या का गुणा, संख्या का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणा किसके बराबर था भाई? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर था। तो संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी? 510 और 52। 510 गुणा 52 और बराबर की के किसके होगा भाई? एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है आपके पास? 2 और एचसीएफ कितना है आपके पास? 13,260। तो गुणा करो भाई, कितना आएगा? 13,260 को 2 से गुणा किया तो 0 और कितना जाएगा हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 26,520। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ को गुणा किया तो 26,520 आ गए। और दोनों संख्याओं को गुणा करने पर भी हमारे पास 26,520 ही आएंगे। तो हमारे पास क्या रहा है भाई?
RHS सॉरी LHS और RHS क्या आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है भाई, सत्य है। हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो दो संख्याओं का गुणा हमेशा किसके बराबर होता है, LCM और HCF के बराबर होता है। तो दोस्तों आप इस फॉर्मूले को सिद्ध कर सकते हो। आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है, दोनों को गुणा करना है और क्या करना है, उन संख्याओं का गुणा करना है। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, हमें इन संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो LCM और HCF ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहली संख्या 12, 15 और 21। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का भाग गया 6, वापिस 2 का भाग गया 3 और 3 का भाग गया 1। आगे हमारे पास 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 12 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए। क्या है भाई, हमारे पास गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3। इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। आगे हमारे पास संख्या क्या है 15। तो 15 के क्या ज्ञात करनी है हमें, अभाज्य गुणनखंड। तो 3 का भाग जा रहा है 5 बार, 5 का भाग गया 1 बार। तो हमारे पास 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 15 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए। क्या है भाई, हमारे पास गुणनखंड आ गए 3 गुणा 5। आगे हमारे पास 21 है। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड करो भाई। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 का भाग जा रहा है 7 बार, 7 का भाग जा रहा है 1 बार। तो हमारे पास 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 21 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए। क्या है भाई, अभाज्य गुणनखंड कितने आए, अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 7 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF मैंने आपको क्या बताया, इनमें कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन आपके पास 3 आ रहा है। ठीक है, यानी उभयनिष्ठ निम्न उभयनिष्ठ क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन, और कॉमन क्या आ रहा है आपके पास 3। तो HCF कितना आ गया, 3 आ गया। आगे मैं LCM की बात करूं तो LCM में क्या करना है, हमें कॉमन चीज़ों को केवल एक बार लिखना है। तो 2 की पावर 2 गुणा कॉमन चीज़ 3 आ रही है तो 3 को एक बार लिख लिया। आगे 5 और 7 तो 5 गुणा 7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 8, 2 की पावर 2 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। और 4 को 3 से गुणा किया तो 12, और 12 को 5 से गुणा किया 60, और 60 को 7 से गुणा करो भाई, कितना आएगा आपके पास 420 आ गया। तो LCM कितना आया 420, और हमारे पास HCF कितना आया 3 आया। तो इस प्रकार आप LCM और HCF निकाल सकते हो। आपको अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। आगे दूसरा क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही है। पहले 8 के क्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग दिया तो 4, 2 का भाग दिया 2 और 2 का भाग दिया तो 1। तो हमारे पास 8 के गुणनखंड क्या आ गए, 8 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए। क्या है भाई, अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2। आगे कौन सी संख्या आपके पास 9 है। तो 9 के क्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंड। और 9 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो तो क्या आएंगे, 3 का भाग जा रहा है 3 बार गया भाई। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 3, अभाज्य गुणनखंड आ गए। क्या है भाई, अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 3। आगे मैं बात करूँ तो 25, तो 25 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 25 में 5 का भाग जा रहा है 5 बार, और वापस 5 का भाग दिया तो 1। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे हमारे पास गुणनखंड आ गए 5 गुणा 5। तो HCF क्या होता है, HCF इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमेशा गुणा में 1 होता है। गुणा में क्या होता है भाई, 1 तो होता ही है। तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है, यानी HCF क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी आपको कॉमन ना दिखे HCF में तो 1 तो हमेशा HCF होगा ही। आगे LCM की बात करूं तो हमारे पास क्या है भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2। आगे 3 गुणा 3,
3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। तो हमारे पास 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया तो 24। आगे तो एलसीएम क्या आ गया 24 गुणा 3 और 24 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72, 72 गुणा 5 को 5 से गुणा किया तो 25। आगे 25 को 72 से गुणा करो भाई, तो 25 को 72 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 0081, यानी हमारे पास एलसीएम कितना है यहाँ 1800 आ गया। तो इस प्रकार आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो संख्या है वो उनमें से कॉमन संख्या एक बार लिखनी है, लेकिन हमारे पास कोई कॉमन संख्या नहीं थी इसलिए हमने सारी संख्या लिखी है और क्या किया गुणा करा है। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 1800 आ गया और एचसीएफ कितना है यहाँ 1 आ गया। तो इस प्रकार आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। आपको क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने आने चाहिए। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके पास चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है, यानी आपको 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है भाई परसेंट में 9 दे रखा है। आगे मैं बात करूं तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है और किसका ज्ञात करना है 306 और 657, यानी इसी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला सिद्ध किया था कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है भाई, दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणा और संख्या हमारे पास क्या है 306 और 657, तो 306 और 657 बराबर किसके होगा भाई एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 9 दे रखा है, एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम 9 गुणा में इस साइड आती भाग में, तो 306 बट गुणा 657 बट्टा 9। अब क्या करेंगे 9 का भाग देंगे, तो देखो 9 का भाग जा रहा है क्या, 9 तिया 27, कितने शेषफल 2 3 शेषफल और 9 चौके 36, 34 बार गया भाई। तो एलसीएम बराबर क्या गया 34 गुणा 657 और 657 और 34 को गुणा करा दो, 657 को 34 से गुणा किया तो हमारे पास क्या गया 7 चौके 28, 5 चौके 20 2 22, आगे कितना आएगा भाई, तो हमारे पास आ गया कितना है हमारे पास 22,338 आ गया। तो एलसीएम कितना आया 22,338। तो इस प्रकार आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको वो संख्या दे रखी हो, यदि आपको दो संख्या दे रखी हो और एक संख्या का एचसीएफ हमें दे रखा है तो क्या करना है उन दो संख्याओं का गुणा कराना है और क्या करना है एचसीएफ का हमें भाग देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। और ये फॉर्मूला में हमेशा याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो आप इस प्रकार एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास पांचवा क्वेश्चन क्या है कि जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो आपको 6 की पावर n यानी 6 की पावर कितनी दे दे भाई, n का मान क्या हो सकता है आपके पास प्राकृत संख्या है, यानी 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है और आगे 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो 6 की पावर 1 किया तो 6, 6 की पावर 2 किया तो 36 और 6 की पावर 3 किया तो 216। क्या आपके पास ये संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, क्या ये 6 पर समाप्त हो रही है, 0 पर समाप्त नहीं हो रही, यानी ये कथन हमारे पास क्या भाई गलत है। तो इसे हम गलत कैसे सिद्ध करेंगे वो देखो। तो 6 की पावर n में 6 के गुणनखंड क्या होंगे भाई, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे
क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 3 होंगे। देख लो 6 आ रहे हैं और पावर कितनी? n, तो इसकी पावर में n लगा सकता हूँ। आगे हमें क्या करें कि अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए और कोई संख्या यदि 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड कैसे होने चाहिए? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, किस पे समाप्त हो रही है भाई? 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड हमेशा क्या होंगे? तो उसके गुणनखंड हमेशा 2 गुणा 5 होंगे। क्या होंगे भाई? 2 गुणा 5 होंगे। जैसे कि 10 की बात करूं तो 10 किस पे समाप्त हो रही है? 0 पे, तो इसके गुणनखंड किए तो 2 गुणा 5, यानी कोई भी संख्या यदि आपके पास 0 पर समाप्त हो तो उसके गुणनखंड हमेशा 2 गुणा 5 के रूप में होंगे। लेकिन हमारे पास गुणनखंड क्या आ रहे? 2 गुणा 3 आ रहे हैं। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप अभाज्य गुणनखंड निकालकर आसानी से बता सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास छठा क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या करो। क्या व्याख्या करनी है? कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 है और दूसरी संख्या क्या दे रखी है कि 7 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस 5। हमारे पास कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। हमें सिद्ध करना है, व्याख्या करनी है। यदि मैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और कॉमन क्या आ रहा है आपके पास? 13 कॉमन आ रहा है तो 13 कॉमन ले लिया। हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? 7 गुणा 11 और यहाँ पर क्या बचा भाई? प्लस के इस साइड 1 बचेगा, 1, क्योंकि 13 क्या आ गया? कॉमन आ गया। आगे 11 को 7 से गुणा किया तो 77 प्लस 1 और 11 गुणा 77 ये कितना? 78 आ गया। और हमने भाज्य संख्या में क्या पढ़े हैं भाई कि उसका गुणनखंड क्या होगा? 1 को छोड़कर और भी गुणनखंड होंगे। यदि मैं 48 की बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा भाई? क्या आएगा हमारे पास? इसके गुणनखंड आएंगे कुछ इस प्रकार आएंगे, यानी गुणनखंड क्या आ रहे? 2 गुणा 2, आगे 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इतने गुणनखंड आ रहे हैं। और अभाज्य संख्या की बात करूं तो हमारे पास गुणनखंड क्या आ रहा है? केवल 1 आ रहा है और इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 1 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारे पास इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या कैसी है भाई? दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि इसमें गुणा 1 कर सकता हूँ। 1 को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड है। 1 को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड कौन कौन से हैं भाई? 2 अन्य गुणनखंड हमारे पास 13 और 78 भी है। और 1 को छोड़कर अभाज्य संख्या में क्या होता है? केवल 1 गुणनखंड होता है। यदि अभाज्य संख्या की बात करूं तो इसके गुणनखंड 13 गुणा 1, यानी 1 को छोड़कर हमेशा कितने गुणनखंड होंगे? 1 और गुणनखंड होगा। लेकिन भाज्य की बात करूं तो भाज्य में 1 को छोड़कर 1 से ज़्यादा गुणनखंड हमारे पास होंगे और इसमें कितने और गुणनखंड हैं? 2 और गुणनखंड है। तो एक ऐसी संख्या हमारे पास ये भाज्य संख्या है। आगे बात करूं मैं तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? 7 गुणा 6 गुणा 5 4 3 2 1 प्लस में क्या है भाई? 5। आगे 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेता हूँ तो 5 कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा 5 तो कॉमन आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस के उस साइड 1 बचा। तो अब 5 कॉमन आ गया और इनको गुणा किया तो हमारे पास क्या आ गया? 1008 आ गया और प्लस 1 हमारे पास चल रहा है। तो 5 गुणा 1008 और 1 कितने हो गए? 1009। तो गुणनखंड क्या आ रहे हैं हमारे पास? 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी इस 1 को छोड़कर भी कितने गुणनखंड आ रहे हैं? 2 और गुणनखंड आ रहे हैं। और यदि 2 और गुणनखंड आए तो दी गई संख्या कैसी होगी आपके पास? भाज्य होगी। अतः दी गई संख्या
दी गई संख्या भाज्य संख्या है। कैसी है भाई? भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसमें एक को छोड़कर कितने गुणनखंड हैं? एक को छोड़कर दो अन्य गुणनखंड भी है। दो अन्य गुणनखंड भी है। तो ये हो गया इसका कारण। तो इस प्रकार आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य। तो हमारे पास सातवां क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक वर्ताकार पथ दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ताकार पथ। और एक सोनिया नाम की लड़की है, वो उस पथ को पार करने में 18 मिनट का समय ले रही है। और एक रवि नाम का आपके पास लड़का है और वो उस पथ को पार करने में कितना समय ले रहा है भाई? 12 मिनट ले रहा है। और हमें कह रहा है कि वे एक ही स्थान से शुरू होते हैं और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी यहाँ से चलना शुरू हुआ तो कितने टाइम बाद वो यहीं पर ही मिलेंगे? तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको उनका समय दे रखा है, उसका क्या करना है? केवल एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है 18 और 12 का। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। यानी जो आंसर आएगा वही उतने समय बाद ही वे मिलेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात किया तो हमारे पास 2 9 6 बार गया भाई। 2 का भाग और जा रहा है, 3 बार गया। अब 3 का भाग जा रहा है तो 3 बार, 1 बार गया। और 3 का भाग 2 तो 1। तो हमारे पास 18 और 12 के एलसीएम कितने आ गए? एलसीएम हमारे पास आ गए 2 गुणा 2 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 3 गुणा 3। और 2 को 2 से गुणा किया 4 और 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 को 4 से गुणा किया तो 36। तो हमारे पास कितना आया? 36 मिनट आ गया। तो वे दोनों कितने समय बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद वे मिलेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? केवल एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये 7वां क्वेश्चन आपके इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।